हेलो। आज एक नया टॉपिक है और टॉपिक ये इससे संबंधित है कि भारत के लिए इस समय भारतीय कूटनीति के लिए इस समय परीक्षा की घड़ी है। वो क्यों? क्योंकि अगर जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर इस समय देखें, विश्व व्यवस्था को हम देखें तो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है। इधर हमास और इजराइल, और दूसरा अगर आप तीसरा पॉइंट देखोगे तो भारत और कतर संबंध, जो अभी भारत के 8 पूर्व नौसैनिक सिपाहियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। तो ये समय ना भारत की कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी है। और आप देख सकते हो कैसे कि जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वेस्ट एशिया में पश्चिम के 6 देशों में कतर को लेकर के देखें तो उसमें कतर भी है, सऊदी अरब भी है, बहरीन है, कुवैत है, और इनमें से 4 कंट्रियों ने कतर को कुछ वर्ष पहले में राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे। क्यों? कि अगर देखें तो वो उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो टेरर फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करेगा, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना, कतर के बारे में ये आरोप लगते हैं। लेकिन चलो उसको भी छोड़ो। तो फिलहाल अगर हम करंट का एक इश्यू देखें हमास और इजराइल वाला, तो हमास जो संगठन है, भारत उसको आतंकवादी गुट का घोषित नहीं किया है हमास को, लेकिन इजराइल उस चीज़ को कहता है कि भारत को ये समय आ चुका है कि अब हमास को आतंकवादी गुट घोषित करना चाहिए। लेकिन भारत ने हमास के द्वारा जो आक्रमण किया इजराइल पर, मिसाइल दागी, उसको आतंकवादी कृत्य बताया, और आतंकवादी कृत्य बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के पूर्ण समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया था कि हम इजराइल के पूर्ण समर्थन में हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो इंडिया को तो अपनी कूटनीति के हिसाब से देखना है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है कि वेस्ट एशिया के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक ही रहते हैं, लगभग सभी देशों के साथ, है ना। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे हमारा यूएई हो। आप भारत कतर संबंध में ही देख लो, कतर में लगभग 7 लाख लोग भारत के रहते हैं, और अगर उसके ऊपर व्यापारिक संबंधों में जाओ तो इंडिया अपने 40% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को कतर से मंगाता है। अभी 2016 में कतर ने उस LNG पर 50% छूट भी दी थी। तो संबंध हमारे अगर व्यापारिक देखें तो ठीक ठाक है। गल्फ कंट्रियों से यूएई के साथ बेहतर संबंध है, सऊदी अरब के साथ बेहतर संबंध है, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री है हमारे लगभग ठीक ठाक संबंध है। मिस्र के साथ अभी आप देखोगे गणतंत्र दिवस में हमने मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया था, तो सही संबंध है। G20 में भी हमने उनको इनवाइट किया था। तो अब ये परीक्षा की घड़ी भारतीय कूटनीति के सामने बनी हुई है कि रसिया, चाइना वो सपोर्ट करें। बैक आरोप तो ये लग रहा है कि ईरान के द्वारा बैक है, टेरर फंडिंग को किया कर रहा है हमास के लिए, कतर भी कर रहा है, ये आरोप लगे हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आरोप है। अब भारत कैसे सपोर्ट करे? दूसरा, भारत के सामने जो G20 की मीटिंग हुई थी उस समय IMEC प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया था, है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये BRI के विरोध में था। इस आक्रमण की हम टाइमिंग को देखते हैं कि इसकी टाइमिंग, सच में ये टाइमिंग उसको रोकने के लिए थी क्या? कि जैसे ही वो प्रस्तावित हुआ उसके बाद इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाया जा रहा था, वो उनको मान्यता देते। बहुत सारी कंट्री इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता नहीं देते। उससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, है ना, तो बहरीन और यूएई ने इजराइल को मान्यता दी और उनके साथ संबंधों को सुधारा। वैसे ही सऊदी अरब के साथ सुधरने वाले थे। तो उस समय, अब ये टाइमिंग है कि ऐसे समय पे जब संबंध सुधरने वाले थे, ऐसे समय पे हमास का आक्रमण हुआ, जिससे कि एक ये जो है स्थिति असहज स्थिति हो जाए, जिससे कि संबंध नॉर्मल ना हो। ये भी कंडीशंस है। तो अब क्या कर सकते हो आप? अब अगर आप इसमें ये देखोगे कि जैसे 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ था, तब उस समय राजनीतिक विज्ञान के एक लेखक फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द लास्ट मैन। उन्होंने कहा था विचारधाराओं का अंत हो चुका है, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा USA और जो यूरोप कंट्री हैं, और साम्यवादी की विचारधारा USSR, वो कई भागों में टूट गया।
और आज की डेट में आप देखोगे साम्यवाद क्यूबा में बचा हुआ है, चाइना में, रसिया में, ऐसी कुछ कंट्रियों में है। तो उन्होंने कहा था कि विचारधारा का अंत हो चुका है। लेकिन उनके गुरु थे सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने एक बुक लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बोले नहीं, अभी भी संघर्ष, युद्ध अगर होगा तो सभ्यता का संघर्ष होगा। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो हमास और इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, चाहे वो रसिया और यूक्रेन का चल रहा हो, क्या ये विचारधाराओं की लड़ाई है? विचारधाराओं की लड़ाई के साथ साथ में ये सभ्यताओं का संघर्ष भी है। उन्होंने बोला था पश्चिमी सभ्यता, आप देखिए, अगर आप पूर्व में जाओगे तो पूर्व में जो बौद्ध है, हिंदू हैं, इस्लाम है, उनका मिश्रण है, वो संस्कृति है उनकी। और रूढ़िवादी संस्कृति मिलेगी आपको ग्रीस में, रोमानिया में, सीरिया, उस जगह। तो ये संस्कृतियों का भी संघर्ष है, ना कि ये एक देश को उनकी जमीन देने का, ना ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का। सिर्फ आतंकवाद से भी हो सकता है, जमीन को अपनी एक अलग देश भी चाहिए। 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं हम, जो फिलिस्तीनियों को भी चाहिए, इजरायलियों को भी चाहिए। उसके साथ साथ ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता का संघर्ष है, वो आज प्रासंगिक दिख रहा है ना। तो ये पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देख सकते हो तो ऑप्शनल पेपर में जब हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर में जो सैमुअल पी हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, या फ्रांसिस फुकुयामा की द एंड ऑफ द हिस्ट्री, वो उससे रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों पे हम नज़र डाल सकते हैं और यही संबंध है और यही परीक्षा की घड़ी है इंडिया के भारतीय कूटनीति के समक्ष। फिलहाल अब देखो सब ठीक है। इंडिया का तो वैसे भी फॉरेन पॉलिसी हमारी न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल इन द कंडीशन मतलब हम बीच के रास्ते पर रहते हैं, मध्यम मार्ग। जैसे आतंकवाद को हम डायरेक्टली अपोज करेंगे, लेकिन हम मानवीय सहायता के तौर पर हम मानवीय सहायता करते हैं। ऑपरेशन दोस्ती तक चलाया था हमने, टर्की के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया और हमने वहाँ मानवीय सहायता भेजी जब वहाँ भूकंप आया था तुर्की में। तो वो इंडिया का स्टांस है, हमेशा एकदम क्लियर कट रहता है, मीडियम पाथ अपना। ओके, ठीक, धन्यवाद।